यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीतिकाल का नामकरण के विषय में। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल नामकरण। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने वाले में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, जिन्होंने इसे रीति काव्य नाम दिया। आगे चलकर मिस्र बंधुओं ने इसे दो भागों में विभाजित करते हुए पूर्वालंकृत काल तथा उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी। दोस्तों, रीतिकाल का जो नामकरण है उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है और हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम काल विभाजन है, जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने रीतिकाल का नाम रीति काव्य नाम दिया है। आगे चल करके मिस्र बंधुओं ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। पहला पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आरंभ में तो उत्तर मध्य काल तथा रीति काल नाम दिया, परंतु इसे श्रृंगार काल कहने की भी छूट देते हुए लिखा। इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल तक इस काल के कई नाम सामने आ गए। दोस्तों, आचार्य शुक्ल जी ने आरंभ में इस काल को उत्तर मध्यकाल तथा रीतिकाल नाम दिया, परंतु श्रृंगार काल नाम कहने के लिए भी छूट दे दिए और लिखे हैं कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी इस काल के कई नाम इस प्रकार आचार्य शुक्ल तक इस काल के कई नाम सामने आ गए, जैसे रीतिकाल, पूर्व तथा उत्तर अलंकृत काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा श्रृंगार काल आदि। शुक्ल के बाद जो काल आए वह है रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व तथा उत्तर अलंकृत काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा श्रृंगार काल। अब इन्हीं नामों तथा अन्य लेखकों द्वारा सुझाए गए नामों की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है। किसी भी भाषा के साहित्यिक इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण करते हुए रचनाओं की बहुलता, साहित्यकारों में प्रमुख तत्कालीन कर्ता, विषय वस्तु तथा प्रवृत्तियों विशेष को ही आधार बनाया जा सकता है। किसी भी साहित्यिक काल का विभाजन तत्कालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर किया जाना ही अधिक तर्कसंगत माना जाता है। कहा जा रहा है कि किसी भी भाषा के साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण करते हुए उनकी रचनाओं की बहुलता और साहित्यकारों में प्रमुख तत्कालीन कर्ता, विषय वस्तु और प्रवृत्ति विशेष को आधार बनाया जा सकता है। किसी भी साहित्यिक काल का काल विभाजन तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाना अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बाद जिसे रीतिकाल कहा है वह इसलिए माना जाता है कि रीतिकाल में जो रचनाएं रची गई उनमें एक विशेष प्रकार की काव्य शैली को रीतिकाल कहा गया।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बाद जिसे रीतिकाल कहा है वह इसलिए माना जाता है कि रीतिकाल में जो भी रचनाएं हुई है उनमें से एक विशेष प्रकार की काव्य शैली को ही रीतिकाल कहा गया है। मिस्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल की रचनाओं में काव्य के अलंकार पर ही अधिक ध्यान केंद्रित रहा। मिस्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल इसलिए कहा है क्योंकि इस काल में जो रचनाएं हुई है उनमें अलंकार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए नामों के विषय में कह सकते हैं कि उन्होंने मनोविज्ञान तथा तत्कालीन साहित्य की विशेष अभिरुचि तथा प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए 3 नाम सुझाए हैं। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन काव्य पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर कई रीतिकाल आधार पर इसे रीतिकाल कहना ही उचित समझा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा सुझाए गए नामों के विषय में कह सकते हैं कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक और तत्कालीन साहित्य की विशेष अभिरुचि और प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रख कर के 3 नाम सुझाए गए हैं। आचार्य शुक्ल जी ने तत्कालीन काव्य पद्धति विशेष अर्थात रीति विशेष के आधार पर इसे रीतिकाल नाम कहना अधिक उचित समझे हैं। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में भी विचार सामने आते हैं। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को अलंकृत काल नाम दिया था। उनका कहने का आशय यह था कि इस युग में कविता को अलंकृत काल नाम दिया जाना चाहिए। मिस्र बंधुओं का तर्क बहुत सशक्त नहीं माना गया। उन्होंने इस युग की कविता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह कविता अलंकृत है, यानी अलंकारों के आग्रह से युक्त है। रीतिकाल नामकरण के संबंध में विचार सामने आया है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को अलंकृत काल नाम दिए हैं। उनका कहने का आशय यह था कि इस युग में कविता को अलंकृत काल नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि मिस्र बंधु का तर्क बहुत ही सशक्त नहीं माना गया है। उन्होंने इस युग की कविताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि कविता अलंकृत है, यानी अलंकारों के आग्रह से युक्त है। पर क्या केवल अलंकारों की ही निहित इस काल की कविता में है? रसानुभूति की दृष्टि से इस काल की कविता का मूल्य किसी से भी कम नहीं है। ध्वनि और वक्रता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। क्या इनमें केवल अलंकार की ही निहित इस काल में कविता मिलते हैं? रसानुभूति की दृष्टि से इस काल की कविता में इस काल की कविता का मूल्य किसी से भी कम नहीं है। ध्वनि और वक्रता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसलिए केवल अलंकारों का आग्रह इंगित करना इतना अधिक समीचीन नहीं है, जिसके कारण इस युग का नामकरण ही उस आधार पर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस काल से पहले या बाद में भी जहाँ अधिक अलंकृत कविताएं सामने आती है तो उनका नामकरण भी क्या अलंकारों के आधार पर करने की सोच सकते हैं?
दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्वनि और वक्रता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसलिए केवल अलंकारों का आग्रह इंगित करना इतना समीचीन नहीं होगा, जिसके कारण इस युग का नामकरण ही उस आधार पर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस काल में पहले या बाद में भी जहाँ अधिक अलंकृत कविताएं सामने आते हैं, उनका नामकरण भी क्या अलंकारों के आधार पर करने की सोच सकते हैं। इसलिए मिस्र बंधुओं ने जिस प्रवृत्ति का अभियान करके इस काल को अलंकृत काल कहा है, वह एकांगी और अपूर्ण लगती है। जिस प्रकार से यहाँ मिस्र बंधुओं ने प्रवृत्ति की अभियान करके इस काल को अलंकृत काल नाम दिया है, वह एकांगी और अपूर्ण लगते हैं। पहला डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल का नाम कला काल माना है। कला काल से तात्पर्य उस काल से है जिससे हिंदी क्षेत्र में काव्य को कलापूर्ण किया गया, अर्थात उसमें काव्य के चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई और साथ ही कला के नियम से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचनाएं। दोस्तों पहला है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने रीति काल का नाम कला काल कहा है। कला काल से तात्पर्य यह है कि उस काल में जिसमें हिंदी क्षेत्र में काव्य को कलापूर्ण किया गया हो, अर्थात उसमें काव्य के चमत्कार और चातुर्य गुणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई हो, साथ ही कला के नियम से संबंध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हुई हो। इस नाम के देने में रीति काल काव्य के बाह्य पक्ष पर तो प्रकाश पड़ता है, पर उसकी एक बड़ी विशेषता श्रृंगारिकता की अपेक्षा हो जाती है। यह नाम प्राय उसी तरह का है जैसे ग्रिव्ज या मिस्र बंधुओं ने दिया है। हिंदी साहित्य में इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों इस नाम के देने से रीति काल काव्य के बाह्य पक्ष पर तो प्रकाश डालना पड़ता ही है, पर उसकी एक बड़ी विशेषता श्रृंगारिकता की अपेक्षा हो जाती है, जिससे यह नाम प्राय उसी तरह का हो जाते हैं जिस प्रकार से ग्रीव या मिस्र बंधुओं ने दिए हैं। हिंदी साहित्य में इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य के इस युग का नाम रीति श्रृंगार काल रखा है। वे मानते हैं कि श्रृंगार की प्रवृत्ति रीति काल की एक विशेषता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं, पर उसके साथ ही उस युग के साहित्य की चेतना है कि पद्धति परकता एक पैटर्न के काव्य की रचना करने की पद्धति इस काल में अधिक दिखलाई देती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के इस नाम में यह आपत्ति है कि पद्धति परकता से अलग भी कुछ कवि रीति काल में थे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य के इस युग का नाम रीति श्रृंगार काल रखे हैं। वे मानते हैं कि श्रृंगार की प्रवृत्ति रीति काल की एक विशेषता है जिससे सभी स्वीकार करते हैं, पर उसके साथ इस युग के साहित्य की चेतना पद्धति परक एक पैटर्न के काव्य की रचना की पद्धति इस काल से अधिक दिखलाई पड़ते हैं।
डॉक्टर भगीरथ मिश्र के इस नाम से यह आपत्ति है कि पद्धति परक से अलग भी कुछ कवि रीतिकाल में थे। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि की कविता को उस रीतिकाल पद्धति से अलग कर पाते हैं। बिहारी और घनानंद पद्धति एक नहीं है, अतः रीति श्रृंगार नामकरण की बात भी विद्वानों को उसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है जैसे कला साहित्य की है। इसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि की जो कविता है उसे रीतिकाल पद्धति से अलग है। बिहारी और घनानंद पद्धति एक नहीं है, अतः रीति श्रृंगार नाम की बात भी विद्वानों को उसी प्रकार से अस्वीकार्य है जिस प्रकार से कला साहित्य की है। तीसरा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद सिंह। इस काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। उनकी मान्यता यह है कि इस युग की एक बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगार की है, इसलिए इस युग को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा जाना चाहिए। श्रृंगार काल की मीमांसा करने पर भी यही सिद्ध होता है कि यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किए हैं। उनकी मान्यता है कि इस युग की एक बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगारिक है, इसलिए युग को श्रृंगार काल नाम से पुकारा जाना चाहिए। श्रृंगार काल की मीमांसा करने पर भी यह सिद्ध होता है कि यह नाम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पंडित मिश्र ने यह देखकर इस काल का नाम श्रृंगार काल के दिया है, क्योंकि इस काल की कविता में श्रृंगार की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। बात यह है कि श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति इस कविता में धन की प्राप्ति के लिए आई। राजाओं की वासना तो तृप्त करने के लिए श्रृंगार वर्णन हुआ। कवियों द्वारा अपने मन से वह यह निकला, अन्यथा भिखारी यह क्यों कहते। आग के कवि रिझही हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। दोस्तों, पंडित मिश्र ने यह देख करके इस काल का नाम श्रृंगार काल दिया है कि इस काल में कविता श्रृंगारिक प्रवृत्ति बहुत अधिक है। और बात यह है कि श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति इस कविता में धन प्राप्ति के लिए आई है। राजाओं की वासना को तृप्त करने के लिए श्रृंगार वर्णन हुआ है। कवियों द्वारा अपने मन से यह निकला कि अन्यथा भिखारी यह क्यों कहते। इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार को प्रमुखता नहीं दी। कुछ कवि तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना करके भी श्रृंगार को कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए इस काल की श्रृंगारिकता के मूल में कवि की अपनी रुचि ने होकर आश्रयदाता की रुचि थी। इस काल में श्रृंगार की अतिरिक्त नीति, प्रकृति चित्रण आदि की कविताओं की भी कमी नहीं है। दोस्तों, इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार को प्रमुखता नहीं दी है, और कुछ कवि तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना करके भी श्रृंगार को स्थान नहीं दिया है। इसलिए इस काल की श्रृंगारिकता के मूल में कवि अपनी रुचि होते हुए भी आश्रयदाता की रुचि मानते हैं। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त नीति, प्रकृति चित्रण आदि कविताओं की भी कमी नहीं है।
सभी प्रकार की कविताओं की प्रवृत्ति श्रृंगार की कैसे मानी जा सकती है। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल नाम जो दिया गया वह इतना उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए इस काल का नाम रीति काल देना अधिक समीचीन है। रीति की प्रवृत्ति के अंतर्गत लक्षण ग्रंथ भी आ जाएंगे, श्रृंगार की रचनाएं भी और श्रृंगारेतर रचनाएं भी, क्योंकि लक्षण बताने और उनके अनुसार कविता करने की रीति सभी प्रकार की कविताओं में देखने में आती है। अतः इस काल का नाम रीति काल सबसे अधिक उपयुक्त है। दोस्तों, सभी प्रकार की कविताएं प्रवृत्ति श्रृंगार की कैसी मानी जा सकती है। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल नाम जो दिया गया है वह इतना उपयुक्त नहीं लगते हैं। इसलिए इस काल का नाम रीति काल देना अधिक समीचीन मानते हैं। रीति की प्रवृत्ति के अंतर्गत जो लक्षण ग्रंथ भी आ जाएंगे वे श्रृंगार की रचनाएं भी और श्रृंगारेतर रचनाएं भी, क्योंकि लक्षण बताने और उसके अनुसार कविता करने की रीति सभी प्रकार के कविताओं में देखने को मिलते हैं। अतः इस प्रकार का नाम रीति काल सबसे अधिक उपयुक्त है। आज हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्वान आलोचक तथा साहित्य के इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि इस काल का नाम रीति काल ही उचित है, क्योंकि उनमें तत्कालीन कवियों की काव्य रचना पद्धति एवं काव्य शिक्षा दोनों ही बातें आ जाती है। आज हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्वान आलोचक, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि इस काल का नाम रीति काल ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उनमें रीतिकालीन कवियों की काव्य रचना पद्धति और काव्य शिक्षा दोनों ही बातें आ जाते हैं। रीति काल का नामकरण करने के पश्चात एक और बात भी विद्वानों में मतभेद का विषय बनी हुई है कि रीति काल की संस्थापक आचार्य किसे माना जाए। इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो आचार्य केशव को रीति काल का संस्थापक मानता है और दूसरा वर्ग आचार्य केशव के बाद होने वाली आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काल का संस्थापक तथा प्रवर्तक मानता है। इस मतभेद को उत्पन्न करने वालों में सर्वप्रथम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, क्योंकि उनके मतानुसार तो केशव की गणना भक्तिकालीन कवियों में की जानी चाहिए, क्योंकि कालक्रम के अनुसार केशवदास संवत 1612 से 1674 तक जीवित रहे। दोस्तों, रीति काल के जो नामकरण है, रीति काल का नामकरण करने के पश्चात एक बात और विद्वानों में मतभेद है कि रीति काल का संस्थापक आचार्य किसे माना जाए। इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में आचार्य केशव को रीति काल का संस्थापक मानते हैं, तो दूसरे वर्ग आचार्य केशव के बाद आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का संस्थापक तथा प्रवर्तक मानते हैं। इस मतभेद को उत्पन्न करने वालों में सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल जी हैं, क्योंकि उनके मतानुसार केशवदास की गणना भक्तिकालीन कवियों में की जानी चाहिए, क्योंकि कालक्रम के अनुसार केशव दास जी संवत 1612 से 1674 तक जीवित रहे हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल यह भी तर्क देते हैं कि आचार्य केशव ने अपने लक्षण ग्रंथों में संस्कृत के अलंकारवादियों भामा, दंडी, उद्भट, रुयक आदि की पद्धति को अपनाया। शुक्ल ने यह भी माना है कि केशव ने जिन अलंकारवादी आचार्यों के संस्कृत समीक्षा शास्त्र से अलंकार संबंधी सामग्री ग्रहण की, उनमें अलंकार तथा अलंकार्य का भेद स्पष्ट नहीं था।
इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल जी ने यह तर्क दिए हैं कि आचार्य केशव ने अपने लक्षण ग्रंथों में संस्कृत के अलंकारवादियों में वामा, दंडी, उद्भट, रुयक आदि की पद्धति को अपनाए हैं। शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि केशव ने जिस प्रकार से अलंकारवादी रचनाओं के संस्कृत समीक्षा शास्त्र से अलंकार संबंधी सामग्री ग्रहण की है, उसमें अलंकार तथा अलंकार्य का भेद स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने तो रस को अलंकार ही मान लिया था। केशव के विपरीत चिंतामणि त्रिपाठी ने तथा उनके पीछे चलने वाले रीति कवियों ने अलंकारों का वर्णन चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर किया है। केशव के विपरीत चिंतामणि त्रिपाठी जी ने तथा उनके पीछे चलने वाले रीति कवियों ने अलंकार का वर्णन चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर किए हैं। उपयुक्त कथनों से तथा ऐसे ही कुछ अन्य वक्तव्यों से यह मतभेद बढ़ता ही गया, परंतु निष्पक्ष होकर विवेचना करने पर जो निर्णय लिया जाए वह उचित ही कहा जाएगा। यह ठीक है कि आचार्य केशव को कालक्रम के अनुसार भक्ति काल में लिया जा सकता, परंतु केवल कालक्रम को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। जहाँ तक केशव की रीति पद्धति का प्रश्न है, वह चाहे दंडी या उद्भट से प्रभावित हो अथवा शोषित हो अथवा अन्य किसी से, है तो रीति पद्धति ही। दोस्तों, उपयुक्त कथनों से ऐसे ही कुछ वक्तव्य मतभेद बढ़ता ही चला जाता है, परंतु निष्पक्ष होकर के विवेचन करने से यह निर्णय लिया जाए कि वह उचित ही कहा जाएगा। यह ठीक है कि आचार्य केशव के कालक्रम के अनुसार भक्ति काल में जो लिए जा सकते हैं, परंतु केवल कालक्रम को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक केशव की रीति पद्धति का प्रश्न है, वह चाहे दंडी तथा उद्भट से प्रभावित हो या पोषित हो अथवा अन्य किसी से हो, तो रीति पद्धति ही है। आचार्य चिंतामणि द्वारा अपनाई गई काव्य रचना तथा साहित्य साधना की पद्धति भी रीति पद्धति ही है। आचार्य चिंतामणि के द्वारा जो अपनाई गई काव्य रचना और साहित्य साधना की पद्धति रीति पद्धति ही है, जिसे उन्होंने रसवादियों, रीतिवादियों, ध्वनिवादियों आदि के अतिरिक्त चंद्रालोक तथा कुवलयानंद आदि अलंकारवादियों से प्रेरणा ग्रहण करके अपनाया है। निष्पक्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि हिंदी रीतिकाल के संस्थापक आचार्य केशवदास ही हैं। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र को लोकभाषा यानी ब्रज मिश्रित अवधियों में प्रस्तुत करके आगे आने वाले कवि आचार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अतः काल का नाम रीतिकाल सबसे अधिक उपयुक्त है। दोस्तों, निष्पक्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि हिंदी रीतिकाल के संस्थापक आचार्य केशव दास जी ही हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र को लोकभाषा यानी ब्रज मिश्रित अवधि में प्रस्तुत करके उन्होंने आगे आने वाले आचार्य कवियों के लिए मार्ग को प्रशस्त किया है। अतः यह इस काल का नाम रीतिकाल सबसे अधिक उपयुक्त है। कि इस वीडियो में आपको रीतिकाल का नामकरण के विषय में बताया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।